जिसमें हमें वसूली खाता बनाना पड़ता है, साझेदारों की पूंजी खाता बनाना पड़ता है, बैंक खाता बनाना पड़ता है। तो इन सब को कैसे बनाते हैं? तो देखो, जितना सारा संपत्ति था चिट्ठे के समाकलन पक्ष में सब उठा के वसूली खाता के विकलन में लाया जाता है। तो उसका एंट्री क्या होगा? वसूली विकलन सारे संपत्ति खाता से हो गया। अब जितना दायित्व था सारे दायित्वों को हम लेते हैं वसूली के समाकलन पक्ष में। 20,000 रुपए के संपत्ति को, प्लांट को बेचने के लिए मार्केट में गया, बेच दिया, पर पूरा 20,000 का माल को बेच के पूरा 20,000 मिलता है क्या कभी? तो कितने दिन तक उसको घिस के चलाया तो कुछ ना कुछ गिरावट आया है, उसमें हर्ष लगा है, तो कितना कमी आया? 10% से कितना आता है? 2,000 रुपए की उसमें कमी आया। तो 2,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 18,000। अब हमें यह पता करना है कि ये जितना सारा मसला हो रहा था क्वेश्चन में कि संपत्ति को ट्रांसफर किया, दायित्व को ट्रांसफर किया, संपत्ति को बेच के पैसा मिला, दायित्व का भुगतान किया, इस बीच में क्या उसको लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साझेदारी का विघटन चैप्टर का क्वेश्चन, जिसमें हमें वसूली खाता बनाना पड़ता है, साझेदारों की पूंजी खाता बनाना पड़ता है, बैंक खाता बनाना पड़ता है। तो इन सब को कैसे बनाते हैं तो आज हम देखेंगे। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्लास 12th का है ये, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले शुरू में कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है। अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट जाता है, आपसे नहीं बन पा रहा है वो छोटा नॉर्मल क्वेश्चन भी, तो आप कमेंट कीजिए कि सर वो नहीं बन रहा है, उसका भी वीडियो बना दो, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन बनाएंगे आज, जिसमें हम देखेंगे वसूली खाता कैसे बनाया जाता है। देखिए, जो वसूली खाता है फर्म का समापन पर ही बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा सरल है। ये क्वेश्चन देख के फोटोकॉपी मारना पड़ता है, इतना ज़्यादा सरल है, इससे ज़्यादा सरल हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा सरल है ये। तो आज हम वही दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि वसूली खाता कैसे बनाते हैं, और इसके बाद हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तब हमारे सामने साझेदार के पूंजी खाता आएगा जिसको हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे सामने बैंक खाता आएगा जिसको हमें खोलना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आज देखिए, इससे हम आज बनाएंगे साझेदारों का वसूली खाता। लेकिन इससे भी पहले एक छोटा सा टॉपिक है, या जो हमारा जर्नल एंट्री है, इससे पहले स्टेप में, तो वो जर्नल एंट्री आपसे बन जाएगा। आप थोड़ा जर्नल एंट्री को पढ़ो, बुक में सारा एंट्री दिया है, आपसे पूरा बन जाएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत जाता है तो मैं हूँ आपके लिए, पूछो, सीधा कमेंट करो कि सर वो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन वैसा वैसा क्या दुनिया फलाना ठिकाना दिया है, सब पूछो। और अभी हम लोग वसूली खाता से स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मली वसूली खाता कैसे बनाया जाता है। अब इसका फॉर्मेट या फिर इसका जो थ्योरी पार्ट, अगर आपके पास, देखिए बुक में फॉर्मेट दिया, अगर आपको उसमें से पढ़ के समझ नहीं आता या आपके पास कोई अच्छा सरल भाषा में कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप बोल सकते हो और उसका भी आपको मिल जाएगा। जो उसका फ़ोटो है या जो PDF है इन सब चीज़ का, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ से सारा नोट्स आपको मिलते रहेगा। और अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सअप कर दियो, वहाँ पे सब आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन जो जो आपको चाहिए। क्योंकि इतना सारा वीडियो बनाना, एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाना बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो मेन चीज़ है, जो मेन टॉपिक है, उसी का वीडियो यहाँ पे बताऊँगा, मैं वीडियो में समझाऊँगा। और जितना सारा उसके अंडर क्वेश्चन बनेगा सारा आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम चैनल, जहाँ भी आप रहोगे सब जगह मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जाके पूछना कि सर, या फिर वहाँ पे जाके आप बात करना, मांगना कि सर नहीं हमें ऐसा क्वेश्चन या फिर उस चैप्टर का इस नंबर का क्वेश्चन चाहिए, आप बताना, तभी आपको मिलेगा। वरना आप कुछ नहीं बताओगे कैसे मिल जाएगा क्वेश्चन। जो अपना जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज तो कंटिन्यू चलेगा। अब आप कहीं पीछे हो या फिर आगे चले गए हो तो वहाँ का क्वेश्चन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि आपको मांगना पड़ेगा कि सर नहीं हमें इस चैप्टर का इस क्वेश्चन चाहिए, तो आपको तभी मिलेगा वो चीज़। वरना जहाँ से सीरीज चल रहा है वहाँ से वो चलते रहेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर का जो अपना दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस रहेगा उसके लिए अलग सा ग्रुप वहाँ पर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है हमें और किस चीज़ की गणना करने बोला जाता है। वसूली खाता तो बनाना है और बनाने बोलेगा ही, और उसके अलावा क्या हमें बैंक खाता या फिर जो साझेदार का पूंजी खाता, क्या वो भी हमें बनाने के लिए बोलता है कि नहीं बोलते हैं। देखते हैं आगे, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। देखिए मेरे पास जो बुक है
नवबोध का बुक है, नियम सब सेम है, चाहे आप प्रबोध के बुक से पढ़ो या फिर नवबोध से। प्रबोध का जो बुक होता है थोड़ा हैवी होता है और जो नवबोध का थोड़ा हल्का होता है, वो थोड़ा लो कंडीशन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नियम सब जगह सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास है जो नवबोध का बोध था वो है, और नवबोध का जो बुक था उसका साझेदार का विघाटन चैप्टर जो 6 नंबर चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का बैक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, उसमें हम लोग अभी 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी का निम्नलिखित चिट्ठा है जो कि बराबर के साझेदार है, यानी कि ए और बी दो साझेदार हैं, उनका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया गया आगे, और वो तो दो साझेदार थे ए और बी, दोनों के दोनों बराबर के साझेदार है, यानी कि लाभ या हानि जो भी होगा वो बराबर बराबर बांटेंगे उसको। आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में, दायित्व राशि संपत्ति राशि, देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो कर रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखो। वहां पे सबसे पहला दिया गया है दायित्व राशि, फिर संपत्ति राशि, चिट्ठा दिया गया बैलेंस शीट यहाँ पे, उसमें सबसे पहला दिया है पूंजी, ए लगाया है 20,000 और बी लगाया 14,000। ठीक है, पूंजी कितने कितने लगाया, ए लगाया 20,000 और बी लगाया 14,000 का, टोटल मिला के 34,000 को बाहर कर दिया गया है। आगे लेनदार दिया गया 6,000 रुपए का और ए का ऋण है 8,000 रुपए। देखो इसमें आगे थोड़ा क्वेश्चन और देख लेते हैं। मशीनरी दिया है समाकलन पक्ष में, राइट साइड में, डेबिट क्रेडिट साइड में 18,000 का, प्लांट दिया है 20,000 का, देनदार दिया है 5,000 का, बैंक दिया है 5,000 का, और दोनों साइड का जो बराबर आए हैं वो 48,000 रुपए आ गया चिट्ठा का। अब नीचे जो अतिरिक्त सूचना दिया गया समायोजन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया। फर्म का विघटन मतलब फर्म का समापन, पूरा खत्म फर्म को। फर्म का खत्म मतलब सारे फर्म का जितना संपत्ति सबको बेच के पैसा लाएंगे, उसके बाद जितना सारा दायित्व है सारे को भुगतान करेंगे, भुगतान करके जो भी पैसा बचेगा बांट बूट के अपने घर में, खत्म बात, पूरा कंपनी समाप्त वहीं पे। ठीक है, अब संपत्तियों से निम्नलिखित वसूल हुई है, यानी कि कंपनी का फर्म का विघटन करना है, समापन करना है, तो सारे संपत्ति को बेचना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम देखो कंपनी का समापन क्यों होता है, कंपनी लॉस में चलता है, तभी कंपनी लॉस में चलता है या कुछ कारण होता है जिस कारण से उसको समापन या विघटन करना पड़ता है। वरना कंपनी अगर प्रॉफिट में चला, कंपनी का स्थिति अगर अच्छा रहा, कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो कोई कंपनी क्यों समापन, उसका विघटन क्यों करेगा, समापन क्यों होगा उसका, नहीं होगा। कंपनी जब लॉस में रहता है, कंटिन्यू 3-4 साल 10 साल लॉस में रहता है, इस कारण से उसका, या फिर कोर्ट द्वारा आदेश आता है कि आपका जो फर्म है कंपनी उसका विघटन करो, तब हम उसका विघटन करते हैं। तो विघटन यहाँ पे किया गया है, समापन किया गया है, समापन की दशा में सारे संपत्ति को बेचा जाता है, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी की स्थिति खराब रहता है, उसके पास उतना पैसा ही नहीं रहता है, लॉस में रहता है। एक तो पहला कंडीशन में वो लॉस में रहता है, लॉस में रहता है, या फिर कोर्ट द्वारा आदेश आता है तभी वो विघटन करता है फर्म का। अब लॉस में रहता है तो पैसे कहाँ से रहेगा उसके पास भरपाई करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, सारे संपत्ति को बेच देते हैं फर्म का, सारे संपत्ति को बेच देंगे, बेच के जो पैसा मिलेगा उस पैसे उसे दायित्व का भुगतान करेंगे, बैंक का लोन पटाएंगे, लेनदार को भुगतान करेंगे, देवी पत्र का भुगतान करेंगे, सारी चीज का भुगतान करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे जितना सारे संपत्ति था सारे संपत्ति को बेच दिया, और सारे संपत्ति को बेच के कुछ पैसा मिला है उसको। अब किस चीज को बेच के क्या पैसा मिला वो आगे कंटिन्यू देखें, दिया गया है। मशीनरी से उसकी पुस्तक के मूल्य से 20% कम मिला, यानी कि उसके कंपनी में, फर्म में जो भी मशीन था बेच दिया, और उसको बेच के मशीन का जो भी रेट था उसको बेच के उतना रेट नहीं मिला, क्योंकि देखो मशीन कंटिन्यू चलता है तो थोड़ा बहुत घिसावट आता होगा, थोड़ा हराश लगा होगा उसमें, तो उसके कारण 20% उसके मूल्य में गिरावट आ गई, कम आ गया। तो उसका मूल्य अगर 1 लाख है तो 1 लाख में से 20% के हिसाब से 20,000 कैंसिल, 80,000 मिला है उसका बेच के। तो कितना रुपए दिया है यहाँ पे मशीनरी का, 18,000 क्वेश्चन के अंदर दिया है, देखो यहाँ पे 18,000 दिया था, उस 18,000 में 20% कमी करना, उसके बाद जो पैसा है वो सब मिल जाएगा बेच के। प्लांट पर इसके पुस्तक के मूल्य से 10% कम मिला है। प्लांट कितने का था अंदर में, 20,000 का, तो 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रुपए कम मिला, 20,000 में से 2,000 नहीं मिला तो बचा कितना, 18,000, वो मिल गया बेच के। क्योंकि प्लांट मशीनें सारे संपत्ति है, सारे संपत्ति को कंटिन्यू यूज करेंगे, कुछ न कुछ तो घिसावट आएगा, हराश आएगा, तो उसके कारण से कमी आ रही है। आगे क्या दिया गया, देनदार से 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का देनदार अंदर में था, लेकिन देनदार से कितना मिला, 4,000 मिला, 1,000 नहीं मिल पाया है। तो जितना पैसा मिला हमें उससे मतलब है,
और जिन पैसों का हम भुगतान कर रहे हैं उससे मतलब है, बाकी चीज से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। लेनदार जो भी था, लेनदार था कितने का 6,000 का, उसको हमने 10% कटौती पर भुगतान किया। 6,000 का 10% कितना होगा 600, यानी कि पूरा 6,000 को हम भुगतान नहीं किए, उसको 10% काट के भुगतान किए। 6,000 में से 600 माइनस किए 10% की दर से, फिर आया 5,400, उसको हम भुगतान कर दिए। आगे क्या दिए गया यहाँ पे, समापन व्यय 1,000 है, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। हम यहाँ पे जर्नल प्रविष्टि करने बोला है, हम यहाँ पे जर्नल प्रविष्टि करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका वसूली खाता भी बना के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर बोर्ड में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से किया जाएगा, जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाया जाएगा और इसका वसूली खाता किस तरीके से बनाया जाएगा, उसका आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं बोर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें गणना करने बोला गया था कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टि की गणना कीजिए। तो अभी हम आवश्यक जर्नल प्रविष्टि की गणना करेंगे, साथ ही साथ हम किस चीज की गणना करके दिखाएंगे कि वसूली खाता को कैसे बनाया जाता है। वसूली खाता और जर्नल प्रविष्टि दोनों ही बना के दिखाएंगे इसी क्वेश्चन से। आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जर्नल प्रविष्टि कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि। अब अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में बोले कि उस व्यक्ति के ए के पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि की, इस एक्स लिमिटेड कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि, अगर किसी कंपनी के पुस्तकों में किसी के खाता में ऐसा बोला है तो आप उसको लिखोगे, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां। अब इसमें सबसे पहला एंट्री कौन सा होगा, इसमें सबसे पहला एंट्री क्या होगा कि जितना सारा संपत्ति, देखो यहाँ पे जितना सारा संपत्ति चिट्ठे के अंदर था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो होगा। अब क्वेश्चन में देखिए वो जो समाकलन पक्ष में क्रेडिट साइड में जितना सारा संपत्ति है वो सारे संपत्ति को हमें ट्रांसफर करना होगा वसूली खाता में। तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा वसूली खाता विकलन। मैं आपको एक काम करता हूं, पूरा फॉर्मेट सहित बताता हूं आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे में आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट रहेगा तिथि विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। ठीक है, पूरा फुल फॉर्मेट के साथ तिथि विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। ठीक है, ये अपना डेबिट और ये अपना क्रेडिट हो गया। अब हम आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डेट तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, डेट बिल्कुल नहीं है। अब डेट नहीं है तो हम 1-2 नंबर करके लिख सकते हैं एंट्री का। तो फर्स्ट नंबर एंट्री हमारा होगा, फर्स्ट नंबर एंट्री। और खाता पृष्ठ में क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दिक्कत जाता होगा, वो सोचते होंगे मनी मन, पूछते तो नहीं है सर से डर के मारे। तो खाता पृष्ठ में हम पेज नंबर को डालते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है खाता पृष्ठ की इसका पृष्ठ नंबर 2 है, इसका पृष्ठ नंबर 7 है, 5 है, तो आप डालोगे, नहीं है तो डैश कर दो। कोई भी क्वेश्चन में खाता पृष्ठ या उसकी संख्या नहीं दिया रहता तो उसको डैश ही करते हैं हमेशा। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में मिल गया कि खाता पृष्ठ संख्या 47 है, खाता पृष्ठ संख्या 5 है, 60 है, जो भी है देते रहेंगे हम लोग। लेकिन क्वेश्चन में खाता पृष्ठ को नहीं दिया जाता तो हम उसको नील करते जाते हैं, डैश डैश करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या एंट्री होगा, देखो जो क्वेश्चन रहता है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो समाकलन पक्ष में जितने सारे संपत्ति है वो सारे संपत्तियों को हम उठा के ट्रांसफर करके लाते हैं वसूली खाते के विकलन में। चिट्ठे में जितना सारा संपत्ति दिया है समाकलन पक्ष में, सारे संपत्ति को उठा के कहाँ लाना है, वसूली खाते के विकलन पक्ष में। ठीक है, तो वो जो हम सारे संपत्ति, सारा संपत्ति में से भी कुछ छोड़ देना है। क्या छोड़ना है, बैंक शेष और हस्तस्थ रोकड़। ठीक है, हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़, यानी कि कुल मिला के हमारा जो रोकड़ है, पैसा है, चाहे वो हमारा हस्तस्थ रोकड़ हो, बैंकस्थ रोकड़ हो, कुछ भी हो, उन दोनों को छोड़ के
बाकी जितने सारे संपत्ति, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, या जितने सारे संपत्ति, स्थायी संपत्ति दिया रहेगा, सारे संपत्तियों को उस क्रेडिट साइड से उठा के वसूली खाते के विकलन पक्ष में लाया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। तो उसका हमें सबसे पहला एंट्री बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री करेंगे तो फर्स्ट नंबर एंट्री हो जाएगा वसूली खाता विकलन और विविध संपत्ति खाता से, या फिर जिस संपत्ति यहाँ पे दिया, जो संपत्ति दिया, सारे संपत्ति का नाम लिखो, सारे संपत्ति को से करो, सारे संपत्ति खाता से। अब यहाँ पे कौन सा संपत्ति दिया था? मशीनरी खाता से, प्लांट खाता से, देनदार खाता से, और नीचे बैंक दिया। बैंक को नहीं लिखना है क्योंकि बैंक हमारा पैसा है, बैंक शेष, बैलेंस है, वो हमारा रोकड़ शेष और हमारा जो बैंक बैलेंस, बैंक शेष, उसको हमें नहीं लिखना है। उसके अलावा बाकी जितना सारा संपत्ति दिया रहेगा, सारे संपत्तियों का हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उस दोनों को छोड़ के वो दोनों कहाँ जाएगा? जब रोकड़ खाता बनाएंगे तब जाएगा, या बैंक खाता बनाएंगे तब वहां जाएगा। अभी हम वसूली खाता बनाएंगे और वसूली खाता के हिसाब से जो हस्तांतरण करते हैं वसूली खाता में, उसी के हिसाब से जो एंट्री होगा हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारा चिट्ठा रहता है, चिट्ठा के समाकलन पक्ष में यानी कि संपत्ति पक्ष में जितना सारा संपत्ति रहता है, बैंक शेष और रोकड़ शेष को छोड़ के सारे संपत्तियों को हम हस्तांतरण करते हैं वसूली खाते के विकलन पक्ष में। इसीलिए जो हस्तांतरण किए है उसके लिए उसका एंट्री क्या होगा? वसूली खाता विकलन सभी संपत्ति के खाता से। सभी संपत्ति कौन कौन सा है? सारे संपत्ति का नाम लिख दो, मशीन खाता से, प्लांट खाता से और देनदार खाता से। मशीन खाता से और प्लांट खाता से और देनदार खाता से। ठीक है, कितना कितना राशि दिया गया इसका? 18,000, 20,000 और 5,000। 18,000, 20,000 और 5,000 हो गया। इन सब का मिला के कितना हुआ? 18,000, 20,000 और 5,000। 18, 20 और 5। ठीक है, ठीक है। 20, 30, 40, 43,000 कुछ दिख रहा है। अपने पास कैलकुलेटर रख लेना सब लोग। 18,000, 20,000, 5,000, 43,000 टोटल मिला के संपत्ति यहाँ पे 43,000 रुपए है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसका व्याख्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें? हम जो भी काम कर रहे हैं एंट्री में, जिस चीज को बना रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं एंट्री में, जो काम कर रहे हैं उसी को हमें शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देना है। हम क्या किए हैं? सारे संपत्ति को वसूली खाता में हस्तांतरित किया है, उसका एंट्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सभी संपत्तियों को वसूली खाता में हस्तांतरित किया गया है, हस्तांतरित किया गया है। बस हो गया। फिर हमें यहाँ पे हल्का सा लाइन से बंद कर देना है इसको। फर्स्ट एंट्री है कंप्लीट, हो गया। फर्स्ट एंट्री हमारा ये कंप्लीट। अब सेकंड नंबर एंट्री में हम आएंगे। जैसे ही चिट्ठे में संपत्ति दिया था, सारे संपत्ति को हम वसूली खाता के विकलन में ट्रांसफर करते हैं और उसके एंट्री इस तरीके से होता है, वसूली विकलन सारे संपत्ति के खाता से। उसी प्रकार से जो भी दायित्व चिट्ठे के विकलन पक्ष में दिया रहेगा, सारे दायित्वों को हम ट्रांसफर करेंगे वसूली खाते के समाकलन पक्ष में। जस्ट उल्टा ट्रांसफर करना है, सीधा तिरछा। संपत्ति को समाकलन पक्ष से उठा के विकलन पक्ष में डालना है वसूली खाते के, और दायित्वों को विकलन पक्ष से उठा के सीधा वसूली खाते के समाकलन पक्ष में डालना है। सीधा तिरछा एकदम ट्रांसफर मारना है। तो यहाँ पे हम दायित्वों का ट्रांसफर करेंगे तो जस्ट उल्टा एंट्री होगा। यहाँ पे वसूली विकलन हुआ था और सारे संपत्ति खाता से हुआ था। अब दायित्वों को हम पलटी मारेंगे, दायित्वों को ट्रांसफर करेंगे वसूली खाता में, तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री होगा, यानी कि वसूली खाता से हो जाएगा और दायित्व खाता विकलन हो जाएगा। तो दायित्व का नाम क्या है? यहाँ पे दायित्व कौन सा दिया है? सिर्फ यहाँ पे लेनदार दिया गया 6,000 और कोई दायित्व नहीं है। और एक दिया था ए का ऋण, वो भी हमारा दायित्व बन रहा है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? बैंक खाता में जाएगा। यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक ही था यहाँ पे दायित्व लेनदार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेनदार
का खाता विकलन और वसूली खाता से। ठीक है, जरा देखो एंट्री पास करने का, एंट्री को लिखने का तरीका देखो। सबसे पहला तो अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, पूरा फॉर्मेट में भरना है कि कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, हेडलाइन डालना है, डेबिट क्रेडिट का लिखाना है यहाँ पे। फिर फर्स्ट नंबर एंट्री में किया यहाँ पे, जो विकलन को लिखा मैं यहाँ इस कोने से स्टार्ट किया, इस कोने में खत्म किया, ये नियम है। ठीक है, उसके बाद जितने सारे चीजों को समाकलन किया उसको मैं एकदम कोने से स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा जगह छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट किया। फिर वहां से बीचों बीच खत्म करना है उसको, जितने सारे चीजों को समाकलन किया जा रहा है सब चीज को बीचों बीच खत्म करना है। लेकिन जो विकलन है वो इस कोने से स्टार्ट होगा, इस कोने तक खत्म होगा, और समाकलन की चीजों को बीचों बीच रखना है, ना ही इधर करना ना ही उधर करना है। ठीक है, अभी इन चीजों को और भी थोड़ा सा बीच में ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नरेशन लिखा, फिर एक हल्का सा लाइन से बंद कर दिया, मतलब ये वाला एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड एंट्री में आ गए हैं, सेकंड एंट्री हो गया है। अब हमें इसको अमाउंट को लिखना पड़ेगा। देखिए एंट्री क्या है, लेनदार खाता विकलन इस कोने से स्टार्ट हुआ, देखिए बीच में यहाँ पे कितना जगह छूट गया, मैं फिर भी यहाँ पे विकलन नहीं लिखा, मैं दूर हटा के लिखा। ये नियम है, यहाँ पे प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लेनदार यहाँ से स्टार्ट हुआ, विकलन यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक, उसके बाद वसूली खाता से बीचों बीच। ठीक है, आप इन सारे मदों को थोड़ा और बीचों बीच लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जगह यहाँ पे छोड़ना है। अब इसमें हम नरेशन लिखेंगे और साथ में हम अमाउंट को लिख देते हैं। अमाउंट कितना था उसका, 6,000 रुपए का था, 6,000 रुपए का। अब इसमें हम नरेशन लिखेंगे कि दायित्व यानी कि लेनदार को, दायित्व यानी कि हमारा लेनदार था, ये लेनदारों को वसूली खाता में हस्तांतरित किया गया। हो गया, अब इसको हम बंद कर देंगे हल्का लाइन से। सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड एंट्री में आएंगे। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, देखो जितना सारा संपत्ति था चिट्ठे के समाकलन पक्ष में सबको उठा के वसूली खाता के विकलन में लाया जाता है, तो उसका एंट्री क्या होगा, वसूली विकलन सारे संपत्ति खाता से हो गया। अब जितना दायित्व था सारे दायित्व को हम लेते हैं वसूली के समाकलन पक्ष में, क्योंकि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में विकलन पक्ष में दायित्व होता है, और सारे दायित्व को ट्रांसफर मार के वसूली खाता के समाकलन पक्ष में लेना है। तो समाकलन पक्ष में दायित्व को ट्रांसफर मारेंगे तो उसका एंट्री होगा लेनदार, मतलब जो भी दायित्व है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लेनदार था क्वेश्चन में, तो लेनदार खाता विकलन वसूली खाता से जो भी दायित्व, देय विपत्र, बैंक का देय विकर्ष, जितना सारा दायित्व है सारे दायित्व को यहाँ पे विकलन करना है, वसूली खाता से करना है। इस क्वेश्चन में एक ही दायित्व था, मैं एक ही को लिखूं। आपके क्वेश्चन, आप जिस क्वेश्चन को बनाओगे ट्राई करोगे, चाहे वो प्रबोध का बुक हो या नवबोध का बुक हो, किसी भी बुक हो, उसमें 2-3 दायित्व हो सकते हैं, सभी को विकलन करने हैं, वसूली खाता से कर देना है। हो गया। फिर आप जो भी काम कर रहे हो इसके अंदर उसी को यहाँ पे नरेशन में उसको लिखना पड़ेगा। फिर मैं हल्का सा एक लाइन से बंद कर दिया। फिर मेरा तीसरा एंट्री स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म, तीसरा स्टार्ट। तीसरा स्टार्ट हो गया, पर तीसरा में क्या करना क्या है। अब देखो कंपनी का विघटन करना है, समापन करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पास उतना पैसा नहीं रहता क्योंकि खुद ही लॉस में रहता है वहां पे, इस कारण से उसका विघटन करना पड़ जाता है। तो कंपनी क्या करेगा, उसके पास जितना सारे संपत्ति है सबको बेच देगा, सब बेच देगा, धन 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 करके सब बेच देगा उसको। तो सारे संपत्ति को बेचेगा तो बेच के क्या मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा उसको बेच के। तो जो भी पैसा मिलेगा सारे पैसे को अपन कहां करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो पैसा अगर मिला, पैसा प्राप्त हुआ, देखिए एक एक संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए का होता है कंपनी में, जितना सारे मशीन, बड़े बड़े मशीनरी लगा रहता है, संपत्तियां लगा रहता है वहां पे। तो उन सब चीजों को बेचेंगे तो हजारों में 100-200 पैसा नहीं मिलेगा, उसमें लाखों पैसा, लाखों रुपए मिलेगा वहां पे, करोड़ों रुपए में बिकेगा वो चीज। तो उसका पैसा कैश नहीं मिलेगा, बैंक टू बैंक, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। इस कारण से उसको अपने को बैंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम रोकड़ लिख सकते हैं लेकिन रोकड़ में उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ होता है, इतना भारी भरकम अमाउंट का, बैंक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैसा प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन। ठीक है, बैंक खाता विकलन लिख दिए। किस चीज का पैसा मिला है, वसूली खाता से, वसूली खाता से। ठीक है, हम इसको थोड़ा और बीच में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वसूली खाता से। यहां पे क्या हुआ है
कि संपत्तियां सभी संपत्तियों को बेचने से राशि प्राप्त हुआ या रकम प्राप्त हुआ, आप लिख सकते हैं, ठीक है, राशि या रकम प्राप्त हुआ। अब बेचने से क्या मिला, कौन कौन सी चीजों को बेचा और कितने रुपए में बेचा, उसको बेच के कितना मिला, क्या जितना उसका लागत था बेच के उतना ही मिला पैसा, कि कुछ कम मिला, कि कुछ ज्यादा मिला, कि उसके बराबर मिला, क्या मिला, देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला जो मशीन था उसके पुस्तक के मूल्य से 20% कम मिला। मशीन कितना था, देखो क्वेश्चन में, मशीन था अपने 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए मशीन था। उस 18,000 रुपए के मशीन को बेच दिया तो 18,000 रुपए पूरा मिलेगा क्या, 18,000 का माल बेचा तो 18,000 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन इतने दिन तक घिस के चलाए है तो उसमें घिसावट तो आया ही होगा वहां पे, है ना, कंटिन्यू रगड़ के चलाया उसको मशीन को, तो कुछ ना कुछ घिसावट आया है, उसमें हर्ष लगा है, तो कुछ कमी होगा। कितना हुआ, 20%, तो इसका 20% काट दो, 20/100, 0 0 0 0, कितना बच गया, 2 0 0 2 0 0, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3600 रुपए का हर्ष लगा, 3600 रुपए की कमी आया है, तो 18,000 में से 3600 को घटा दो, कितना बचेगा, 14,400 ये हमें मिलेगा, ठीक है, 14,400 हमें मशीन से मिलेगा, ये मशीन का है ये। उसके बाद और किसको बेचा है उसने, प्लांट को बेचा जिसमें 10% कम मिला। अब प्लांट कितने का था, देखो प्लांट था अपना 20,000 रुपए का, प्लांट का रेट था 20,000 और इसमें से सिर्फ 10% कमी आया है, 10% कम मिला। प्लांट का 10% कितना होगा, 0 0 0 0, 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए कम मिला, नहीं मिला, 20,000 में से 2,000 नहीं मिला तो बाकी पैसा मिला। अब बचा कितना रुपए है, 20,000 रुपए टोटल था। उस 20,000 रुपए के संपत्ति को, प्लांट को बेचने के लिए मार्केट में गया, बेच दिया, पर पूरा 20,000 का माल को बेच के पूरा 20,000 मिलता है क्या कभी, क्योंकि इतने दिन तक उसको घिस के चलाया तो कुछ ना कुछ घिसावट आया है, उसमें हर्ष लगा है, तो कितना कमी आया है, 10%, 10% से कितना आता है, 2,000 रुपए की उसमें कमी आया है, तो 2,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 18,000। ये पैसा उसको मिला बेच के, 20,000 का माल बेचा तो 18,000 मिला, बाकी 2,000 नहीं मिला, क्यों, हर्ष लग गया, किस लिए, घिस के चला, इस कारण से, हो गया, बात यही पे खत्म। और क्या बेचा, देनदार, देनदार था अपना 5,000 का, उसको बेच के 4,000 मिला। उसके बाद लेनदार को 10% कटौती पर भुगतान किया, और लेनदार हमारा दायित्व है, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, हम संपत्ति को पहले देख लेते हैं। संपत्ति कौन सा संपत्ति बेचा, मशीन बेचा, वो भी 20% कमी पे, तो 14,400 मिला। प्लांट बेचा 10% कमी पर 18,000 मिल गया। देनदार 5,000 का था, उसको भी बेच दिया, पर उससे मिला कितना, 4,000, ठीक है, देनदार से 4,000 मिला। अब जो भी सारा पैसा मिलेगा हम उसको कहां लिखेंगे, बैंक खाता विकलन में डालेंगे। तो मशीन से मिला था 14,400 का, प्लांट से मिला था 18,000 रुपए का, प्लांट से 18,000, और देनदार से कितना मिला था, 4,000। जोड़ो जरा सा, 0 0 4 8 16, 1 मिनट, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3, 36,400 रुपए मिल रहे संपत्ति को बेच के। तो बैंक में मिलेगा पैसा 36,400 रुपए। आप यहाँ पे रोकड़ खाता विकलन भी कर सकते हो, नॉर्मली छोटा मोटा अमाउंट है, ज्यादा लाखों में करोड़ों में नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन में या फिर रोकड़ खाता विकलन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बैंक लोगों के सबसे बेहतरीन रहेगा। तो ये 36,400, 36,400 हो गया ये, ठीक है। सभी संपत्तियों को बेचने से रकम प्राप्त हुआ, सारे संपत्ति को बेच के पैसा प्राप्त कर लिया गया, हो गया। अब लेनदार था, उसको 10% कटौती पर भुगतान किया बोल रहे हैं, मिटा दोगे इस वर्किंग नोट को, मिटाना पड़ेगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको मिटाना पड़ेगा। अभी लेनदार को 10% कटौती पर भुगतान भी करना पड़ेगा। लेनदार कितने का दिया था, लेनदार दिया था अपना 6,000 का, उसको 10% कटौती पर भुगतान करना है।
लेनदार है 6,000 का, इसको 10% कटौती पर हम भुगतान करेंगे। 10/100, 0 0 0 0, बच गया कितना 600। 600 का 1 से गुना करेंगे, 600 कम 600 ही होगा, 600 रुपए कम भुगतान करेंगे उसको हम लोग। तो 6,000 रुपए था, पूरा 6,000 रुपए का दायित्व था, लेनदार था, पूरा 6,000 में भुगतान करना था, पर हम यहाँ पे बच गए। 600 रुपए कम देना पड़ रहा है, 10% कटौती पर भुगतान कर रहे हो, यहाँ पे 600 रुपए कम दे रहे, तो बच गया 5,400, ये हमें भुगतान करना पड़ेगा ये वाला। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, जस्ट इसके पलटी मार दो, यहाँ पे भुगतान करेंगे तो वसूली विकलन और बैंक खाता से होगा, जस्ट पलटी मारना है, कुछ नहीं करना है। अब ये वाला एक छोटा सा हल्का लाइन से बंद कर देना है, खत्म एंट्री। चौथा नंबर एंट्री स्टार्ट, बस पलटना है इसको, वसूली खाता विकलन और बैंक खाता से, बैंक खाता है फिर रोकड़ खाता से आप लिख सकते हो, ठीक है। किसका दायित्व का भुगतान किया, फिर लेनदार का भुगतान किया गया, भुगतान किया गया। छोटा सा हल्का लाइन से बंद कर देना। यहां पे पैसा कितना था, 5,400 रुपए, यहां का भी 5,400 रुपए हो गया। आगे का एंट्री में इस तरफ देखेंगे, आगे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, पूछो कि समझ नहीं आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है पूछो। इसके बाद देखो, चौथा के बाद हम 5वां नंबर एंट्री हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5वां नंबर एंट्री हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हेडलाइन डालो ना डालो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसी के नीचे बनने वाला है, तो आप यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं डालते, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4th नंबर तक हो गया, 5th नंबर हमारा एंट्री स्टार्ट हो गया। 5th नंबर में क्या करना है, देखो जितना संपत्ति था, संपत्ति को ट्रांसफर किया, दायित्व को ट्रांसफर किया, संपत्ति को बेच के पैसा मिला, दायित्व का भुगतान कर दिए। एक चीज और बचा है, वो चीज क्या है, समापन। देखो समापन व्यय हुआ था 1,000 रुपए, समापन व्यय हुआ था, खर्च हुआ, तो उसका भी हमें भुगतान करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एंट्री होगा, सेम टू सेम एंट्री। जब भी भुगतान करेंगे वसूली विकलन बैंक खाता से, तो यहां पे भी समापन व्यय के लिए वसूली खाता विकलन बैंक खाता से वसूली व्यय का भुगतान किया गया। यहां पे आप नरेशन में लिख सकते हो, वसूली व्यय का भुगतान किया गया, वसूली व्यय का भुगतान किया गया। कितना रुपए, 1,000 रुपए दिया है वहां पे क्वेश्चन में, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का भुगतान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा लाइन से बंद कर देना, एंट्री वाला खत्म। आगे 6 नंबर एंट्री। अब हमें यह पता करना है कि ये जितना सारा मसला हो रहा था क्वेश्चन में कि संपत्ति को ट्रांसफर किया, दायित्व को ट्रांसफर किया, संपत्ति को बेच के पैसा मिला, दायित्व का भुगतान किया, इस बीच में क्या उसको लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो लाभ और हानि कितना कितना हो रहा है अभी हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हमें इसका लाभ हानि की गणना करना पड़ेगा। हम जो अभी कर रहे थे, इससे उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। जो भी हम एंट्री किया यहाँ पे, देखिए, जो अगर हम यहाँ पे वसूली खाते को बना के प्रूफ दिखा दे तो आपको और भी ज्यादा समझ आता है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे लाभ और हानि हो रहा है, किस तरीके से समझ आएगा। इसके बाद हम तुरंत बाद आपको वसूली खाता बना के दिखाएंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि लाभ हानि की गणना किस तरीके से करना है। फिलहाल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अब देखो इसमें भी समझ आ जाएगा लाभ हानि की गणना कैसे करना है। और जब वसूली खाता बनाओगे ना, तब आपको ध्यान रखना उस चीज का, हमेशा माइंड में रख के बनाना, तो एकदम समझ में आ जाएगा। चाहे आप वसूली खाता बनाओ या जर्नल एंट्री बनाओ, कहीं से भी आप लाभ हानि की गणना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो कितना सारा संपत्ति, हम ये सारे संपत्ति को हस्तांतरण किया है, इसको अपने को विकलन में लिख दो तरफ में,
विकलन में और ये समाकलन में। ठीक है, विकलन पक्ष में क्या लिखना है, संपत्ति लिखना है, सारे संपत्ति और जितने सारे व्ययों का भुगतान किया गया है या दायित्व का भुगतान किया गया है सबको विकलन पक्ष में लिखना है, और समाकलन पक्ष में दायित्वों को लिखना है और जितना सारा संपत्ति को बेच के पैसा मिला था वो लिखना है। जितना पैसा मिला था वो समाकलन पक्ष में लिखना है, और जो दायित्वों का हस्तांतरण किया गया था चिट्ठे से वसूली खाता में उसको लिखना है। यानी कि दायित्वों का हस्तांतरण और संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि समाकलन में लिखना है, और संपत्ति का हस्तांतरण जो चिट्ठे से वसूली खाता में किया गया था वो विकलन में आएगा, और साथ ही दायित्व का भुगतान या फिर किसी भी व्यय या खर्चे का भुगतान विकलन में आएगा। फिर हम देखेंगे कि किस साइड का बैलेंस बचता है। अगर डेबिट बैलेंस में बचता है क्रेडिट पक्ष में आके तो हानि है, और क्रेडिट बैलेंस इधर घूम के आके विकलन में आके बच जाता है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब देखते हैं जितने सारे संपत्ति 43,000 का संपत्ति का हम हस्तांतरण किए थे, ये 43,000 रुपए की संपत्ति का हस्तांतरण किए थे, किसमें से, चिट्ठे में से वसूली खाते में, ये हो गया। दायित्व का हस्तांतरण किए थे वो इस तरफ जाएगा 6,000 का। उसके बाद बैंक, देखो जितने सारे संपत्ति था उसमें से बहुत सारे संपत्ति हम बेच दिए थे, लगभग संपत्ति को बेच दिए थे और उसको मिला कितना था, 36,400 रुपए का मिला था, तो 36,400 अपने को क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद वसूली व्यय का भुगतान किया था, सॉरी लेनदार का भुगतान किया था 5,400 में, तो व्यय का भुगतान इस तरफ आएगा। यहाँ पे वसूली व्यय का भुगतान के 1,000 रुपए वो भी इस तरफ आएगा। अब देखो कि विकलन पक्ष का ज्यादा है कि समाकलन पक्ष का। जितने सारे संपत्ति और जितने, देखो जितने सारे ये संपत्ति हैं और जितने सारे व्ययों का भुगतान है सबको विकलन में लिखना है, और जितने सारे दायित्व या जितने सारे पैसा प्राप्त होगा संपत्ति को बेच के सब उसको समाकलन में लिखना है। संपत्ति को बेच के पैसा मिल रहा है या जितना दायित्व सबको समाकलन में, और जितना संपत्ति और व्यय का भुगतान उसको अपने को विकलन में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना है किस पक्ष का योग ज्यादा हो रहा है, किस पक्ष का योग कम हो रहा है, उसके हिसाब से हमें लाभ आने का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो 43,000 रुपए दिया है और 5,400 रुपए प्लस 1,000 रुपए, 1,000, तो 49,400 रुपए इस साइड का हो रहा है, 49,400 रुपए का, और इस साइड का कितना हो रहा है, ये 36,400 प्लस 6,000 रुपए का हो रहा है 42,400। यानी कि इसकी तुलना में ये कम है, ये कम है 42,400, तो इस शेष को हम इस तरफ में ले जाएंगे और इससे माइनस कर देंगे। कितना आया था उसका, 42,400 आया था ना, ठीक है 42,400 आया था। पूरा बैलेंस कितना आ रहा है, 7,000 का, यानी कि 7,000 का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, विकलन पक्ष का ज्यादा था। देखो लाभ हानि हम जो बनाते हैं ना, एक तरीके से लाभ हानि का ये मान लो, यहाँ पे जो भी विकलन पक्ष का शेष बचता है हमारा हानि शो करता है, और जो समाकलन का अधिक बचता है हमारा लाभ शो करता है। क्रेडिट बैलेंस हमारा जो क्रेडिट शेष बचता है वो हमारा प्रॉफिट को शो करता है, डेबिट बैलेंस हमारा जो बचता है हमारा हानि को शो करता है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट वाला कम था, तो डेबिट वाले को क्रेडिट पक्ष में लिया और उससे माइनस करने के बाद 7,000 निकले, हमारा लॉस आई है। ठीक है, ये लॉस है, ये लॉस कौन सहन करेगा, साझेदार जो यहाँ पे था, कौन, ए और बी दोनों आपस में सहन करेगा। तो जब लॉस हुआ है तब क्या करेंगे हम लोग, वहां पे साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से एंट्री होगा। यहाँ पे मैं मिटा दूं इस चीज को, इसका एंट्री लिखना है, यहाँ पे एंट्री लिखना पड़ेगा इसका, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। अब साझेदारों में कौन कौन है, ए और बी, तो ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन और वसूली खाता से, वसूली खाता से, इतना यहां पे एंट्री बनाना पड़ेगा। और आपको यहां पे नरेशन आप लिखोगे, हानि को साझेदारों में बांटा गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखो, जो चीज आप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो एंट्री में, उस चीज को अपने हिसाब से लिखो।
सबसे बेटर रहेगा। आप पे ऐसा नहीं कि बुक में दिया है तो रटे रूटा है उसी चीज को लिखना जरूरी नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसी को लिखो, अपने हिसाब से लिखो, अपनी भाषा में लिखो यहाँ पे, ठीक है। हानि को साइज और के मध्य बांट दिया गया बराबर अनुपात में। आप ऐसा थोड़ा डील करके भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी थोड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का सा लाइन से बंद कर देना है। पूरा मेरा 6वां नंबर एंट्री भी कंप्लीट। अब राशि कैसे लिखना है, देखो 7,000 का हानि हुआ है, ठीक है, 7,000 का हानि हुआ है। देखो ये जितने सारे संपत्ति था और जितने सारे भुगतान था मैं एक साइड लिख दिया, जितना दायित्व था, जितना पैसा मिला था संपत्ति को बेच के मैं उसको समाकलन में लिख दिया। विकलन का पैसा ज्यादा आया था उसको समाकलन में लिया, इससे माइनस किया तो आया 7,000 रुपए का लॉस, डेबिट बैलेंस, लॉस शो किया, हानि आया। इस हानि को दोनों मिलकर सहन करेगा। कैसे, किस अनुपात में बांटना है, बराबर के साझेदार दोनों एकदम बराबर बांटते हैं। लाभ होगा तो भी बराबर बांटेंगे, हानि होगा तो भी बराबर सहन करेंगे। तो दो साझेदार है 1:1, दो साझेदार थे ए और बी, तो 1:1 यानी कि बराबर में सहन करेंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 और 1/2 एकदम बराबर हिसाब में सहन करेगा वो लोग। तो आया था कितना 7,000, 7,000 का आधा कितना होता है 1/2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 0 0, 3500, 3500 को 1 से गुना करेंगे 3500 ही आएगा, यानी कि 7,500, 7,500 एक एक व्यक्ति सहन करेगा तो टोटल 7,000 हो जाएगा, सहन कर लेंगे। तो ये 7,500 ए सहन करेगा, सॉरी 3,500, 3500 रुपए का, और बी भी 3,500 को सहन करेगा, टोटल 7,000 रुपए का लॉस हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। हम यहाँ पे खाते को बंद कर सकते हैं, खाते को हम यहाँ पे पूरा बंद कर सकते हैं, डबल लाइन से यहाँ पे बंद कर देना, ठीक है। हो गया हमारा ये कंप्लीट, खाता ये कंप्लीट हो गया। ये पूरा वर्किंग नोट में आप शो करोगे तो ठीक रहेगा ये चीज, ठीक है। खाता अपना कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे खत्म हो गया था। देखो इसमें किसको किस चीज में प्रॉब्लम है, किसको किस जगह पे डाउट है जरा पूछो। ये अपना एंट्री इस तरीके से बनाना है, लास्ट में अपने को लाभ हानि को बांट देना है। हानि हुआ था इसीलिए साझेदार का पूंजी खाता विकलन और वसूली खाता से हुआ था। अगर लाभ होता तो वसूली विकलन हो जाता, पूंजी खाता साझेदार का पूंजी खाता से हो जाता है, जस्ट पलट जाता, पलटी ज्यादा होता है यहाँ पे। इस चैप्टर में मजा बहुत है यहाँ पे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछताछ करना है, जरूर पूछो, कमेंट करो। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका वसूली खाता बनाएंगे। कितना मजा वसूली खाता में, ये तो थोड़ा कंझट लगता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है किसी को, लेकिन वसूली खाता में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना जबरदस्त, इतना सरल, इतना मजा आता है उसमें, बहुत मजा आता है, ठीक है। मिटा दो फिर मैं इसको। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा अभी। हो गया, अगर कोई नहीं ली हो वीडियो पीछे करो और स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बनाएंगे वसूली खाता और आपको दिखाएंगे कि वसूली खाता में मजा क्या है, जबरदस्त है वो तो, ठीक है। वसूली खाता बनाएंगे अभी, बहुत मजा आएगा। किसी को कोई तकलीफ है, कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल पूछो। और किसी को क्लास ज्वाइन करना है कमेंट करो उसके लिए भी, तो उनका क्लास स्टार्ट किया जाएगा या उस पर विचार किया जाएगा स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। मजा बहुत है वसूली खाता में। इसके बाद अलग अलग स्टेप में जैसे जैसे हैवी होते जाएगा हम बढ़ते जाएंगे। खाली जर्नल एंट्री नहीं करना है, उसमें हमें गणना करना है वसूली खाते का, साथ में हमें पूंजी खाता बनाना पड़ेगा, बैंक खाता या रोकड़ खाता बनाना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ बनाना पड़ेगा, सब मिक्स बनाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, लेकिन ये बुक में अभी फिलहाल वैसा बड़ा खास क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन वैसा एक आध क्वेश्चन देना भी था, थोड़ा मजा आता, एकदम मिक्सर वाला। तो चलिए फिर अभी हेडलाइन लिखते, हेडलाइन डालते यहाँ पे, वसूली खाता, वसूली खाता वसूली खाता हो गया। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा इसका। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा विवरण, फिर राशि, फिर विवरण, फिर राशि, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मेट। अभी तक कंप्लीट नहीं है,
डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डीआर सीआर डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है, पूरा फॉर्मेट बनाना है, सब कुछ भरना है। जब बंद हो जाएगा, मतलब जो अब हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे, सिंगल लाइन से बंद मत करना लास्ट में, ठीक है। लास्ट में जब हो जाएगा तो हम डबल लाइन से इसको बंद कर देंगे। अब देखो मजा क्या है, जरा सा क्वेश्चन की तरफ देखो, मजा कितना ज्यादा है यहाँ पे। क्वेश्चन में समाकलन पक्ष में संपत्ति में जितना सारा संपत्ति था, बैंक शेष और रोकड़ शेष, उन दोनों को छोड़ के क्या दिया, मशीन दिया, प्लांट दिया और देनदार दिया होगा। वहां पे देखो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। लास्ट में बैंक दे तो बैंक को छोड़ो, तो बाकी जितना तीन संपत्ति है सारे संपत्ति को वहां पे उठाओ, सारे को उठा के समाकलन पक्ष में डाल दो। यही तो मैं बात बोल रहा था, जो जर्नल एंट्री बता रहा था मैं, जर्नल एंट्री में मैं बोल रहा था ना कि चिट्ठे से वसूली खाता में संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं, दायित्व को वसूली खाता में ट्रांसफर करते हैं। तो यही है, जो भी संपत्ति अधिक रहे सब संपत्ति को उठाओ, बैंक को छोड़ के, बैंक और रोकड़ खाता, ठीक है, यानी कि रोकड़ शेष और बैंक शेष, बैंकस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़, जो भी आएगा उसको छोड़ो, रोकड़ बैंक वगैरह को छोड़ के बाकी जितने सारे संपत्ति, सारे संपत्ति को उठाओ, वहां से सीधा लाओ इस बार में। तो यहाँ पे क्या है, मशीनरी कितना है, मशीनरी खाता से देखो, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, इसका भी तुम हेडलाइन डाल सकते हो, इसके अंदर भी तुम हेडलाइन डाल सकते हो कि जितना सारा संपत्ति को हम वहां पे चिट्ठे में से वसूली खाता में ला रहे हैं, तो यहाँ पे तुम हेडलाइन डाल सकते हो कि विविध संपत्ति, विविध संपत्ति हेडलाइन यहाँ पे डाल सकते हो। कौन सा है, सबसे पहला मशीनरी है, उसके बाद प्लांट है, उसके बाद देनदार है, ठीक है। जितने सारे संपत्ति सबको मैं यहाँ पे ला दिया, जो अमाउंट है सेम टू सेम फोटोकॉपी होगा। इसका कितना है, 18,000 रुपए मशीन खाता से लिख सकते हो पूरा, 20,000 और 5,000 रुपए, ठीक है। टोटल कितना आया था इसका, 18,000, 20,000 और 5,000, 43,000 रुपए टोटल आया था इसका, ठीक है। अभी आप लोग 12th में हो, आप लोग कैलकुलेटर मोबाइल ज्यादा यूज मत करना, ठीक है। ज्यादातर हाथ से काउंट करने, खुद से कोशिश करना काउंट करने का, गिनने का, जितना सारा कैलकुलेशन है। अब आप लोग जैसे 12th कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में आ जाओगे, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, फुल टू फुल उड़ाना, दबा के चलाना, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा अभी खुद से कर लो, उसके बाद फर्स्ट ईयर से तो फिर फुल मजा है। फिर हो गया यहाँ पे। अब संपत्ति को मैं ला दिया, अब विविध दायित्वों को लाना है यहाँ पे, विविध दायित्व, सारे दायित्वों को इस तरफ में लाना है, ठीक है। विविध दायित्व खाता को, विविध दायित्व खाता को यहाँ पे विविध संपत्ति खाता से, ठीक है। विविध संपत्ति से लिखा हो तो विविध संपत्ति यहाँ पे लिख दो, बाकी ये खाता से, या विविध संपत्ति खाता से लिखे हो तो सिर्फ मशीन प्लांट और देनदार लिख देना, हो जाएगा। अब विविध दायित्व खाता को, दायित्व में क्या है, लेनदार अकेला है। अगर बैंक अधिविकर्ष होता या फिर देय विपत्र होता, देय बिल होता, उसको भी हम लिखते, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ लेनदार दिया तो लेनदार को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। लेनदार कितने का है, लेनदार 6,000 रुपए का लेनदार दिया है, ठीक है। जो विकलन पक्ष में था, ठीक है, जो विकलन पक्ष में था उसको उठा के समाकलन पक्ष में डालना है। देखो चिट्ठे में लेनदार विकलन पक्ष में है कि नहीं है, है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे सेकंड लास्ट में देखो लेनदार दिया 6,000 का, वो विकलन पक्ष में था चिट्ठे के, और ये हमारा वसूली खाते का समाकलन पक्ष पे है, तो सीधा विकलन पक्ष उठा के समाकलन पक्ष में डाल दिया गया यहाँ पे। और संपत्ति समाकलन में था, उसको विकलन में डाल दिया वसूली खाता में। यही तो करना है, समाकलन का विकलन, विकलन का समाकलन करना है यहाँ पे, ठीक है। दायित्व को विकलन में, और सॉरी संपत्ति को यहाँ पे विकलन में लाना है और दायित्व को समाकलन में डालना है वसूली खाते के। जितना सारा संपत्ति पक्ष में संपत्ति था उसको मैं उठा के वसूली खाते के विकलन में डाल दिया। जितना सारा दायित्व था, एक ही दायित्व था हमारे पास, तो एक ही दायित्व को हम उठा के समाकलन पक्ष में डाल दिया, दायित्व उसके विकलन में था, इसके समाकलन में आ गया, हो गया। मैं संपत्ति और दायित्व का हस्तांतरण कर दिया। अब क्या होगा, सारे संपत्ति को बेच रहा है वो, सारे संपत्ति को बेच के पैसा मिल रहा है ना, मशीन को बेच दिया,
जिससे 20% कम मिला, प्लांट को बेच दिया जिससे 10% कम मिला, देनदार 5,000 का था उसको बेच दिया, उसको उससे 4,000 मिला, मिला कि नहीं मिला, जरा क्वेश्चन को देखो वहां पे। फिर दायित्व, लेनदार का भुगतान करेंगे 10% कटौती पर, और समापन व्यय का भुगतान करेंगे हम लोग 1,000 रुपए का। तो सारा एंट्री में यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम और हेडलाइन डाल सकते हैं कि विविध दायित्व या व्यय का भुगतान। ठीक है, हम यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे रोकड़ या बैंक खाता से, रोकड़ या बैंक खाता से हम यहाँ पे भुगतान कर रहे हैं। किस चीज का भुगतान कर रहे हैं? लेनदार का, तो ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लेनदार लिख सकते हैं। लेनदार का भुगतान कर रहे हैं, कितना परसेंट कटौती पे? 10%। लेनदार था 6,000 का, इसका 10% कितना होता है? 600 होता है, यानी कि 6,000 में से 600 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 5,400। तो 5,400 रुपए का हम यहाँ पे भुगतान करेंगे। हो गया। अब समापन व्यय का भुगतान देखो, क्वेश्चन के लास्ट में समापन व्यय दिया हुआ 1,000 रुपए का, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता से समापन व्यय। हो गया, कितने का? 1,000 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगला, जितने सारे संपत्ति था, मशीन, प्लांट और जितना देनदार था, सारे को बेच दिए और बेच के अपने को पैसा मिला, लेकिन कुछ कम मिला यहाँ पे। कितना कितना मिला है यहाँ पे? जो मशीन था वो 18,000 का था, इसमें से 20% कम मिला। 20% कम मिला मतलब 18 दूनी 3,600 रुपए कम मिला, तो 18,000 माइनस 3,600 बराबर 14,400 रुपए ये हमें मिला था मशीन का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विविध संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि। ठीक है, विविध संपत्ति को बिक्री करने से प्राप्त राशि, हम हेडलाइन डाल सकते हैं, संपत्ति से प्राप्त राशि भी लिख सकते हैं। तो क्या से मिला? सबसे पहला मशीन, मशीन से कितना मिला? 14,400 मिला था। 18,000 का माल था, बेच दिया और बेच के 14,400 मिला। 3,600 नहीं मिला, क्यों? 20% कम हो गया। किस कारण? घिसावट के कारण। घिसावट के कारण एकदम प्रॉपर बोला नहीं है कि घिसावट के कारण नहीं, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि घिसावट है, कुछ दूसरे कारण से कमी आ गया, लेकिन 20% कमी आया तो कमी करके लिखो, तो कमी कर दिया, 14,400 के लिख दिया। इसके बाद प्लांट का क्या केस है? 10% कम मिला प्लांट में। प्लांट में 10% कम मिला है। प्लांट था कितने का? 20,000 का था, उसका हम लोग अगर 10% काटेंगे तो कितना होगा? 0,000, 2,000 रुपए आएगा। अब 20,000 रुपए का प्लांट था, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 2,000 का, तो बचेगा कितना? ये 18,000 का था, 18,000 हो जाएगा। 20,000 का प्लांट था, 10% कमी करेंगे, कितना कमी आएगा? 2,000। तो 20,000 था पहले, 2,000 कमी आ गया, दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 18,000। वो 18,000 में मिलेगा। तो यहाँ पे प्लांट खाता को, ठीक है, मशीन को, प्लांट का कितना मिल रहा है? प्लांट का मिल रहा है 18,000 रुपए का। देनदार से कितना मिल रहा है? 4,000 रुपए का। सब क्वेश्चन में दिया यहाँ पे देनदार से कितना मिला है। अब जरा इनको प्लस करो, 14,400 प्लस 18,000 प्लस 4,000 का 36,400 रुपए का। टोटल 36,400 रुपए का संपत्ति को बेच के पैसा मिला, और लेनदार का इतना रुपए था, और यहाँ पे सारे संपत्ति को ट्रांसफर किया 43,000 रुपए का, और दायित्व का भुगतान किया लेनदार 5,400 जो 10% कमी पर भुगतान किया था, और समापन व्यय का भुगतान 1,000 किया। अब सारा चीज खत्म, क्वेश्चन में जितना सारा चीज हम सब लिख चुके हैं। अब देखो किस तरफ में बैलेंस क्या निकल रहा है, इस तरफ में कितना है और उस तरफ कितना है। अभी आपको लाभ और हानि का पता और अच्छे से चलेगा। इस तरफ में प्लस कर देंगे और 6,000, तो इस तरफ का 42,400 आ रहा है, इस तरफ का आ रहा है 42,400। ये क्रेडिट साइड का 42,400 आ रहा है, और इस तरफ का देख लेते हैं, ये तो 43 अकेला है यहाँ पे, वहां का 42,400 है, ये अकेला 43,000 है यहाँ पे। 43 और 5
48, 49,400, 49,400 इस पार में है। विकलन पक्ष में 49,400 और समाकलन पक्ष में 42,400, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि विकलन पक्ष में ज्यादा है। तो विकलन पक्ष में ज्यादा है तो लिख दो यहाँ पे 49,400 रुपए, सीधा ट्रांसफर करो इसको इस तरफ में 49,400। अब इससे माइनस कर दे इन दोनों को, यानी कि 42,400 इसमें से घटा देना है। घटा देंगे तो आएगा 7,000 रुपए, 7,000 रुपए आएगा। ये हमारा क्या है, लॉस है, हानि है, वसूली से हानि हो रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस निकल रहा है तो हानि हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस निकलता इधर तो लाभ होता। हानि हुआ तो कौन साइन करेगा, साझेदार। तो यहाँ पे साझेदारों की पूंजी खाता को, साझेदारों की पूंजी खाता को कौन कौन है, ए और बी, ये दोनों सहन करेंगे। किस अनुपात में, दोनों के दोनों बराबर के साझेदार थे, समान हिस्से में सब कुछ बांट रहे थे तो बराबर सहन करेंगे। 7,000 का आधा कितना होगा, 3,500, 3,500 इसका, 3,500 इसका। अब खाता यहाँ पे बंद, ठीक है, डबल लाइन से यहाँ पे बंद कर दो खाते को, डबल लाइन से यहाँ पे बंद कर दो खाता, यहाँ पे बंद हो गया खाता। हो गया। अब देखो मैं बांट के दिखा रहा हूं, 7,000 को बांटना कैसे, आधा आधा में बांटना है, 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, फिर 2 पंजे 10, 0 0, 3,500 इसका हो गया और बचेगा 3,500 वो उसका हो जाएगा। और बांट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 10 हो गया, 3 अच्छा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 फिर 2 पंजे 10, 0 0, 3,500 इसका, दोनों का 3,500 3,500, आधा कर दो बस, आधा काट दो उसका, हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन वसूली खाते का। इसमें देखो कि इसको क्या समझ नहीं आ रहा है, बांटने का तरीका समझ नहीं आया यहाँ पे कि मैं आधा आधा 1/2 कहाँ से लाया। ऐसा किसी को डाउट मन में लग रहा होगा कि मैं 1/2 कहाँ से लाया। दोनों ए और बी दोनों समान साझेदार है, ए और बी, तो इसका एक हिस्सा इसका एक हिस्सा, दोनों को बराबर हिस्सा, तो 1:1, 1 और 1 कितना होगा 2, तो ए का 1/2 और बी का भी 1/2, यही 1/2 1/2 से मैं यहाँ पे काटा 7,000 का, 7,000 का 1/2 3500 आया, फिर 7,000 का 1/2 3500 आया, ये ए का हो जाएगा, ये अपना बी का हो जाएगा। तो ए भी 3500 रुपए हानि सहन करेगा और बी भी 3500 रुपए यानी कि 3,500 रुपए हानि सहन करेगा, करना पड़ेगा। तो अगर हम वसूली खाता पहले बनाते हैं तो लाभ हानि की गणना करना बहुत सरल हो जाता है, लेकिन पहले एंट्री बना दे तो उसमें गड़बड़ होता है। नहीं, संपत्ति लेना है, फिर उसमें व्यय लेना है, फिर दायित्व का अलग रहेगा, फिर उसमें संपत्ति को बेच के पैसा प्राप्त करेंगे वो अलग रहेगा, फिर माइनस करने का काम, इसमें हानि आएगा कि लाभ आएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान वो भी सुधर जाता है, ठीक रहता है वो भी। लेकिन वसूली खाता बनाओगे तो पक्का आपको पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट पक्ष में निकलेगा अपना हानि है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो जाता है जो डेबिट पक्ष की तरफ निकलते हैं वो अपना लाभ हो जाएगा। तो ये डेबिट बैलेंस था इस क्वेश्चन में, 7,000 का हानि हुआ था, दोनों साइड आपस में सहन कर लेगा। ये रहा इसका क्वेश्चन, ये हमारा एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। फर्म का विघटन का नवबोध का बुक है मेरे पास, प्रबोध का बुक भी आपके पास हो सकता है, दोनों का देखो नियम सेम है, कैसे भी बनाओ आप, क्वेश्चन अलग हो सकता है, नियम सेम रहेगा सब जगह ही, तो कैसे भी बनाओ सब चल जाएगा। लेकिन मेरे पास नवबोध का बुक है, इसका 9 नंबर क्वेश्चन था। कुछ दिक्कत है किसी को भी पूछो, और नहीं है तो बढ़िया बात है, शेयर करते रहो सबके बीच में, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत होता है जो बाद में वीडियो को देख रहे हो, किसी को कोई दिक्कत होता है पूछो, कमेंट करो, नहीं होता तो बढ़िया लाइक कर दो क्वेश्चन उसको, ठीक है। चैनल में न्यू होना है सब्सक्राइब कर दो ना, और लोगों को शेयर करते रहो ताकि सबको मिल जाए सब चीज़, ठीक है। और कंटिन्यू चलेगा, मेन चीज़ को पढ़ाऊंगा और बाकी सारी चीज़ आपको होमवर्क रहेगा। अगर उस सब चीज़ में अगर कहीं आपको दिक्कत है तो पूछना, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में, इतना सारा क्वेश्चन बनाना बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो क्योंकि शूट करना पड़ता है फिर अपलोड करो, बहुत दिक्कत वाली बात है, तो मेन चीज़ पढ़ाया जाएगा। अगर उसके अलावा कुछ आपको दिक्कत है तो आप खुद पूछो, उसके लिए आपको बताया जाएगा, वरना मेन चीज़ को आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा। इतना सारा वीडियो शूट करना बहुत ही मुसीबत वाली बात है, ठीक है। तो देखो ये हमारा वसूली खाता का स्टार्ट हुआ था, तो इसको बता दिया कि मैं जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, वसूली खाता कैसे बनाना है, इसके बाद हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है।
और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा आता है, नेक्स्ट टॉपिक, या फिर इससे रिलेटेड कुछ और बता देंगे जो 10-11 नंबर क्वेश्चन आगे दिया गया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन, किसी को कुछ तकलीफ होता है तो पूछो, काटने फीटने में कहाँ किसी को दिक्कत हो रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना सभी के बीच में, ताकि सबको मिल जाए सब चीज़। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।